हेलो हेलो। अगर मेरी वॉइस आप लोगों तक क्लियर पहुंच रही है तो यस टाइप करें। ओके, थैंक यू। थैंक यू सभी को रिस्पांस के लिए। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग आप सभी को। जूलॉजी बीएससी सेकेंड ईयर की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इस लेक्चर में फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम कुछ टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं, जैसे कि मेमोरी ग्लैंड, लैक्टेशन, ठीक है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल, ये सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। अब इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन के बारे में, और फर्टिलाइजेशन मेनली हम लोग ह्यूमंस में पढ़ेंगे। सारे स्टूडेंट जल्दी से जल्दी ज्वाइन करें, ठीक है, जल्दी ज्वाइन करें सारे स्टूडेंट। तो आज हम लोग फर्टिलाइजेशन देखेंगे, और फर्टिलाइजेशन मेनली हम लोग ह्यूमन के केसेस में बात करेंगे, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन को हम लोग इन पॉइंट्स के अंतर्गत डील करेंगे। तो कौन कौन से वो पॉइंट्स हैं, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले फर्टिलाइजेशन क्या है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन का स्थल यानी साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, अराइवल ऑफ स्पर्म, मूवमेंट ऑफ स्पर्म, अराइवल ऑफ सेकेंडरी oocyte, ठीक है। शुक्राणुओं का योग्यता जर्न, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं एक्टिवेशन ऑफ स्पर्म। फिजिकल एंड केमिकल इवेंट्स, क्या क्या केमिकल्स और फिजिकल इवेंट होंगे, जिसमें एक्रोसोमल रिएक्शन, कार्टिकल रिएक्शन, स्पर्म एंट्रीज, एम्फी मिक्सिंग, और निषेचन का महत्व यानी इम्पोर्टेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो इन सारे पॉइंट के अंतर्गत हम लोग क्या करेंगे, फर्टिलाइजेशन को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं हम लोग फर्टिलाइजेशन में फ्यूज़न ऑफ, या फिर फर्टिलाइजेशन क्या होता है। व्हाट इज फर्टिलाइजेशन, क्या होता है फर्टिलाइजेशन। सो फ्यूज़न ऑफ मेल गैमिट एंड फीमेल गैमिट कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। मेल गैमिट यानी कि स्पर्म का, और फीमेल गैमिट यानी कि ओवम का आपस में फ्यूज़न करना ही क्या कहलाता है, फर्टिलाइजेशन कहलाता है, ठीक है। और ये फर्टिलाइजेशन के फलस्वरूप डिप्लॉयड जायगोट का फॉर्मेशन, डिप्लॉयड जायगोट का फॉर्मेशन होता है। सो टू फॉर्म अ डिप्लॉयड जायगोट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। तो मेल गैमिट का यानी कि स्पर्म और फीमेल गैमिट ओवम का आपस में फ्यूज़ होना, और फ्यूज़ होकर डिप्लॉयड जाइगोट बनाना, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोल रहे हैं, फर्टिलाइजेशन बोल रहे हैं, ठीक है। तो जो मेल गैमिट होता है, जिसको हम लोग नर युग्मक बोलते हैं, वो क्या होता है, वो भी हैप्लाइड होता है, एन होता है, ठीक है। जिसको हम लोग हिंदी में शुक्राणु बोलते हैं, वो एन होता है। और मादा युग्मक भी क्या होता है, एन होता है, जिसको हम लोग अंडाणु भी बोलते हैं। मतलब दोनों क्या होते हैं, दोनों हैप्लाइड होते हैं, ठीक है। ये भी हैप्लाइड, ये भी हैप्लाइड, दोनों आपस में फ्यूज़ करते हैं। तो हैप्लाइड और हैप्लाइड मिलकर क्या बनाते हैं, हैप्लाइड और हैप्लाइड आपस में फ्यूज़ होकर, फर्टिलाइज होकर, ठीक है, डिप्लॉइड बनाते हैं, डिप्लॉइड जाइगोट। और डिप्लॉइड जाइगोट कैसा होता है, 2n होता है। इसी को हम लोग युग्मनज या जाइगोट बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया फर्टिलाइजेशन क्या होता है, कैसे होता है, इसके बारे में। अब ये जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है, इसको सर्वप्रथम किसने बताया था,
तो निषेचन की क्रिया या फर्टिलाइजेशन के बारे में सबसे पहले ल्यूवेनहॉक ने बताया था। ठीक है, ल्यूवेनहॉक नामक एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने फर्टिलाइजेशन को सबसे पहले बताया था। कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं, इन टर्मिनोलॉजीज़ को आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्टूडेंट को बहुत सारा कन्फ्यूज़न इन्हीं टर्मिनोलॉजीज़ में से होता है। तो देखते हैं उन टर्मिनोलॉजीज़ को। तो सिनगेमी किसको बोलते हैं हम लोग? ठीक है, सिनगेमिंग मीन्स मेल एंड फीमेल गैमीट का फ्यूज़न। ठीक है, मेल और फीमेल गैमीट का फ्यूज़न को हम लोग क्या बोलते हैं? सिनगेमी बोलते हैं। यहाँ देख रहे होंगे आप, नर व मादा युग्मक का संलग्न का क्या कहलाता है? सिनगेमी। ये इसको बोलते हैं सिनेगेमी। ठीक है, तो सिनेगेमी समझ में आ गया क्या होता है? तो नर एवं मादा युग्मक के जो संलयन होता है, फ्यूज़न होता है, उसको हम लोग बोलते हैं सिनोगेमी या सिनेगेमी। नेक्स्ट वर्ड है प्लाज्मोगेमी। ठीक है, अब प्लाज्मोगेमी क्या होता है? तो प्लाज्मोगेमी मीन्स किसका फ्यूज़न? साइटोप्लाज्म का। तो फ्यूज़न ऑफ साइटोप्लाज्म ऑफ टू गैमीट्स। तो जो दो गैमीट हैं, ठीक है, दो गैमीट, चाहे वो मेल गैमीट हो और फीमेल गैमीट हो, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट दोनों गैमीट का क्या? साइटोप्लाज्म का किस चीज़ का फ्यूज़न हो रहा है? अगर साइटोप्लाज्म का फ्यूज़न हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्लाज्मोगेमी। ठीक है, गैमीट का फ्यूज़न तो सिनोगेमी, प्लाज्मो अगर हो रहा है साइटोप्लाज्म का फ्यूज़न तो उसको बोलेंगे प्लाज्मोगेमी। और वहीं अगर दोनों गैमीट्स का न्यूक्लियस अगर फ्यूज़ कर रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? कैरियोगेमी। ठीक है, तो फ्यूज़न ऑफ मेल प्रोन्यूक्लियाई एंड फीमेल प्रोन्यूक्लियाई। तो मेल और फीमेल प्रोन्यूक्लियाई का फ्यूज़न क्या कहला रहा है? ठीक है, न्यूक्लियाई का, या फिर बोल सकते हैं न्यूक्लियस का फ्यूज़न क्या कहला रहा है? तो कैरियोगेमी। न्यूक्लियस को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस को हम लोग बोलते हैं कैरियोन। ठीक है, तो न्यूक्लियस का फ्यूज़न कैरियोगेमी कहलाता है। तो मेल प्रोन्यूक्लियाई का फ्यूज़न और फीमेल प्रोन्यूक्लियाई का फ्यूज़न क्या कहलाता है? कैरियोगेमी कहलाता है। ठीक है, तो ये तीनों टर्मिनोलॉजी आपको क्लियर हो गई होंगी। अब एक और टर्मिनोलॉजी है जिसको बोलते हैं एम्फीमिक्सिस। ठीक है, या उभय मिश्रण जिसको बोलते हैं। अब उभय मिश्रण या एम्फीमिक्सिस किसको बोलते हैं? तो एम्फीमिक्सिस मीन्स फ्यूजन ऑफ क्रोमोसोम ऑफ टू न्यूक्लियाई। मतलब न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम है, ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर जो क्या है? क्रोमोसोम है, अगर उन क्रोमोसोम का फ्यूज़न हो रहा है तो हम लोग क्या बोलेंगे? अगर क्रोमोसोम का फ्यूज़न हो रहा है न्यूक्लियस के अंदर तो उसको हम लोग बोलेंगे एम्फीमिक्सिस। तो एम्फीमिक्सिस में किसका फ्यूज़न? तो क्रोमोसोम का, जो न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम है उनका अगर मिक्सचर हो रहे हैं, वो दोनों आपस में क्या, उनके बीच में क्या हो रहा है? संलयन हो रहा है, फ्यूज़न हो रहा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे एम्फीमिक्सिस। तो ये चार टर्मिनोलॉजीज आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब निषेचन भी क्या होता है? फर्टिलाइजेशन जिसको हम लोग बोल रहे हैं वो दो तरह से होता है। ठीक है, पहला जिसको हम लोग बाह्य फर्टिलाइजेशन बोलते हैं या एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, एक्सटर्नल। और सेकेंड, ठीक है, आंतरिक निषेचन जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो जो बाह्य निषेचन है वो कहाँ होता है? बॉडी के बाहर होता है। ठीक है, शरीर के क्या होता है? बॉडी के बाहर होता है। उदाहरण के लिए वाटर में, ठीक है, वाटर में क्या करते हैं? बहुत सारे ऑर्गेनिज्म, फिशेज वगैरह, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? फर्टिलाइज करते हैं। तो इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? बाह्य निषेचन। तो बॉडी के अलावा कहीं भी अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है? तो शरीर के भीतर, ठीक है, बॉडी के अंदर क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन।
उदाहरण के लिए ह्यूमंस में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। अब चूंकि मैं आगे फर्टिलाइजेशन पढ़ाऊँगा वो ह्यूमंस में पढ़ाऊँगा, ठीक है, ह्यूमंस को ध्यान में रखकर पढ़ने वाले हैं, तो हम लोग इंटरनल फर्टिलाइजेशन ही पढ़ेंगे, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो समझ में आ गया फर्टिलाइजेशन कितने टाइप का होता है, एक्सटर्नल, इंटरनल, और सारे जो मैमेलियन होते हैं अधिकतर वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन ही करते हैं, और मानव में से एक है जिसमें आंतरिक निषेचन पाया जाता है, बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है। बात करें साइट ऑफ सेकेंड पॉइंट की, जो कि क्या है यहाँ पर, ठीक है, निषेचन का स्थल। मैं पेन कलर चेंज कर लेता हूँ, रेड आई थिंक ज़्यादा अच्छा दिखेगा। ओके, हम लोग देख रहे हैं निषेचन का स्थल, सेकेंड पॉइंट। तो निषेचन का स्थल कहाँ पर होता है, इस चीज़ को देखते हैं। तो ह्यूमंस में क्या होता है, निषेचन का स्थल कहाँ होता है, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या होता है, फेलोपियन ट्यूब, ठीक है, जो फीमेल वेजिना, ठीक है, फीमेल वेजिना का पार्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं फेलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट जिसको बोलते हैं। इसी फेलोपियन ट्यूब में या ओविडक्ट में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन क्या होगा, फीमेल वजीना के ओविडक्ट या जिसको हम लोग बोल रहे हैं फेलोपियन ट्यूब में। और एग्जैक्ट साइट कहाँ होता है फर्टिलाइजेशन का, तो फर्टिलाइजेशन का जो एग्जैक्ट साइट होता है वो होता है फेलोपियन ट्यूब का एम्पुला इस्थमस जंक्शन, ठीक है। तो निषेचन फेलोपियन ट्यूब के एम्पुला इस्थमस जंक्शन पर होता है। कहाँ पर एग्जैक्ट साइट, तो फेलोपियन ट्यूब के एम्पुला इस्थमस जंक्शन पर, ठीक है। यहीं पर क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, जिसमें, ठीक है, मेल साइड से क्या आता है, स्पर्म आता है, और वहीं फीमेल साइड से क्या आते हैं, फीमेल साइड से, ठीक है, ओवम आती है, और दोनों के बीच में क्या होता है, फ्यूज़न होता है, और फ्यूज़न या फर्टिलाइजेशन के फलस्वरूप डिप्लॉइड जाइगोट बनता है। दोनों एन एन रहते हैं ना, क्लियर। तो सेकेंड पॉइंट भी क्या हो गया, क्लियर हो गया आप लोगों को। अब हम लोग देखते हैं थर्ड पॉइंट, देखेंगे अराइवल ऑफ स्पर्म, ठीक है। तो यहाँ जी, तो ये आप देख रहे होंगे, ये ठीक है फीमेल वजीना का स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पर कहाँ पर, ठीक, तो फेलोपियन ट्यूब में, कहाँ पर, फेलोपियन ट्यूब में, ठीक है। ये क्या है, ये ओवरी है, और इसी से क्या हो रहा है, ओव्यूलेशन हो रहा है, क्लियर, ओके। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड पॉइंट, अराइवल ऑफ स्पर्म, ठीक है। अराइवल ऑफ स्पर्म देखते हैं थर्ड पॉइंट में। तो कॉपुलेशन या जिसको हम लोग मैथुन बोलते हैं कि क्रिया, या जिसको हम लोग बोलते हैं ये, ठीक है, मैटिंग, ठीक है, मैटिंग या कि क्रिया के दौरान क्या होता है, जो मेल, ठीक है, नर होते हैं, मेल होते हैं, अपने क्या पेनिस के द्वारा, ठीक है, पेनिस के द्वारा जो फीमेल की जो वेजिना होती है उसमें वीर या सीमेन का त्याग करता है, ओके। फर्टिलाइजेशन के द्वारा क्या करते हैं, जो मेल होता है वो अपने पेनिस के थ्रू, ठीक है, फीमेल की जो वेजिना होती है उसमें क्या करते हैं, सीमेन का, ठीक है, त्याग करते हैं। इस क्रिया को क्या किया जाता है, वीर्यसंचन या इंसेमिनेशन कहा जाता है, ठीक है। इसी क्रिया को विसंचन या इंसेमिनेशन कहा जाता है, या इसी को आप लोग बोल सकते हो एजाकुलेशन कहा जाता है, ठीक है। कहते हैं एक बार एजाकुलेट, मेल अगर नर एक बार एजाकुलेट हो रहा है या स्खलित हो रहा है, तब क्या करता है वो, लगभग 300 मिलियन, कितने, 300 मिलियन स्पर्म, ठीक है, वजाइना में रिलीज करता है। कितना, लगभग 300 मिलियन स्पर्म क्या करते हैं, फीमेल वजाइना में
ठीक है, इंसेमिनेट करते हैं या रिलीज करते हैं, ठीक है। और यही स्पर्म क्या करता है, ठीक है, बाद में होते हुए एंटर करता है, ठीक है, वेजिना से होते हुए अंदर एंटर करता है, ठीक है। तो अराइवल ऑफ स्पर्म समझ में आ गया कि स्पर्म कहाँ से आएगा, कैसे अराइव होगा। अब हम लोग चौथा पॉइंट देखते हैं, मूवमेंट ऑफ स्पर्म, ठीक है, स्पर्म का मूवमेंट कैसा होगा। तो जैसे ही क्या होता है, स्पर्म या शुक्राणु, ठीक है, मादा के जननिक पथ पे पहुंचते हैं तो वे गर्भाशय व फेलोपियन ट्यूब के संकुचन के कारण, ठीक है, वजाइना में सर्विक्स से होते हुए फेलोपियन ट्यूब की तरफ बढ़ते हैं। अब क्या, ठीक है, वजाइना में क्या कर दिया गया, रिलीज़ कर दिया गया क्या, स्पर्म को। अब होगा क्या, ठीक है, अब जो भी रिप्रोडक्टिव पाथ है फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर का, तो उसमें क्या होंगे, गर्भाशय व फेलोपियन ट्यूब के कंट्रैक्शन होगा, ठीक है। ये जो गर्भाशय है और फेलोपियन ट्यूब में क्या होगा, कंट्रैक्शन होगा, संकुचन होगा, और इसी संकुचन के कारण क्या होंगे, ठीक है, ये, ठीक है, वजाइना में सर्विक्स से होते हुए कहाँ पर पहुँच जाएंगे, फेलोपियन ट्यूब की तरफ, ठीक है, फेलोपियन ट्यूब की तरफ पहुँच जाएंगे और वहीं पर इनका क्या होगा, वहीं पर इनका निषेचन या फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है। शुक्राणु अब स्वयं भी गति करते हैं। अब फेलोपियन ट्यूब में जैसे ही ये पहुंच जाते हैं, अब वहाँ पर पहुंचकर जो स्पर्म होते हैं वो खुद भी मूव करने लगते हैं, खुद भी गति करने लगते हैं। और इनकी मूवमेंट या फिर गति करने की रेट क्या होती है, तो 1.5 × 3 mm पर मिनट होती है इसकी मूवमेंट की स्पीड स्पर्म की, ठीक है। तो याद रखना, ठीक है, करोड़ों, ठीक है, करोड़ों शुक्राणुओं में से, मतलब बहुत सारे स्पर्म में से, ठीक है, 100, ठीक है, लगभग 100 स्पर्म ही योनि से आगे बढ़ पाते हैं। मीन्स जो वजाइना होता है उससे बहुत सारे स्पर्म तो रिलीज़ कर दिया गया, पर उसमें से केवल 100 ही आसपास क्या करते हैं, वजाइना से आगे बढ़ पाते हैं, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अधिकांश जो स्पर्म होते हैं उनका भक्षण जो वजाइना में स्थित WBCs होती हैं, ल्यूकोसाइट्स होती हैं, वो उनको क्या कर लेती हैं, ईट कर लेती हैं, या फिर, ठीक है, और भी दूसरे कारण होते हैं। मीन्स कहने का मतलब क्या है कि, ठीक है, ये रिलीज़ तो क्या हुए, रिलीज़ बहुत सारे क्या हुए, स्पर्म हुए यहाँ पर, ठीक है, बहुत सारे स्पर्म रिलीज़ हुए यहाँ पर क्या होते हैं कि बहुत ही कम चीज़ें क्या होती हैं, अंदर एंटर कर पाती हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि फर्स्ट तो यहाँ पर क्या होते हैं, WBC से जिसको हम लोग बोल रहे हैं ल्यूकोसाइट प्रेजेंट होते हैं, और सेकेंड यहाँ का एसिडिक नेचर होता है, एसिडिक नेचर। तो ये सारी चीज़ें होने के कारण क्या होते हैं, ये अंदर बहुत सारे जो स्पर्म होते हैं वो यहीं पर क्या होते हैं, किल कर जाते हैं, डेथ कर जाते हैं, तो अंदर नहीं पहुँच पाते हैं। कुछ ही क्या होते हैं यहाँ से होते हुए अंदर एंटर करते हैं और इस तरह से ये पहुँचते हैं। तो आगे होते हुए ये कहाँ पहुँच जाएंगे, ये फेलोपियन ट्यूब में पहुँच जाएंगे, ठीक है। आगे होते हुए ये कहाँ पर, फेलोपियन ट्यूब में, और इसी फेलोपियन ट्यूब में क्या होगा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, इसका फर्टिलाइजेशन होगा, यानी कि निषेचन होगा। ओके, क्लियर, ठीक है। तो ये मूवमेंट ऑफ स्पर्म हमने देख लिया। अब हम देखते हैं अराइवल और मूवमेंट ऑफ स्पर्म हमने देख लिया। अब हम लोग देखेंगे अराइवल ऑफ सेकेंडरी oocyte, क्योंकि अकेले स्पर्म से कुछ नहीं होगा, सेकेंडरी oocyte या ओवम का आना भी ज़रूरी है फर्टिलाइजेशन के लिए। तो 5th पॉइंट में देखते हैं अराइवल ऑफ सेकेंडरी oocyte। तो हमने पढ़ा था मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स में कि 14वें दिन में क्या होता है, ओव्यूलेशन होता है और ओवम का फॉर्मेशन या सेकेंडरी oocyte बनता है, जिसको हम लोग सेकेंडरी oocyte को ही ओवम बोलते हैं, ठीक है। तो 14वें दिन में होता है, तो अराइवल ऑफ सेकेंडरी oocyte, तो द्वितीय का oocyte का आगमन। तो रजोचक्र या फिर जो जिसको हम लोग बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल,
तो आप पहले आपको मेंस्ट्रुएशन साइकिल समझना होगा अच्छे से पहले, तब आपको समझ में आएगा कि 14वें दिन में क्या होगा, ओव्यूलेशन होता है। तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल के 14वें दिन में क्या होता है, ओव्यूलेशन होता है। ठीक है, अंडोत्सर्ग होता है, ओव्यूलेशन होता है। और ओव्यूलेशन के द्वारा क्या होते हैं, जो फीमेल के अंडाशय से सेकेंडरी oocyte बनती है, और इसी सेकेंडरी oocyte को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ओवम बोलते हैं। ठीक है, अभी आगे जाके और यह मैच्योर होगी तो इसको हम लोग ओवम बोलेंगे। तो 14वें दिन में फीमेल के अंडाशय से सेकेंडरी oocyte बनेगा। ठीक है, सेकेंडरी oocyte रिलीज होगा। अब सेकेंडरी oocyte, ठीक है, ये जो सेकेंडरी oocyte है ये फिम्बरी व सीलिया के कारण क्या होगा, गति करता है। फिम्बरी और सीलिया के कारण क्या करता है, ये गति करता है। ठीक है, तो कैसे फिम्बरी और सीलिया के कारण गति करेगा, तो आप यहाँ देखिए सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये क्या है, ये ओवरी। तो यहाँ पर ठीक है मैच्योर फॉलिकल होगा तो यहाँ से क्या रिलीज़ कर दिए जाएंगे, सेकेंडरी oocyte रिलीज़ कर दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पर सेकेंडरी oocyte रिलीज़ कर दिया गया, और रिलीज़ कर दिया गया तो फिर ये कहाँ जाएगा, फेलोपियन ट्यूब में। अब यहीं फेलोपियन ट्यूब में इधर से क्या आएगा, इधर से स्पर्म आएगा, और यहाँ पर क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। ठीक, तो यहाँ की जो सेल्स होती हैं वो कैसी होती हैं, इसमें बहुत सारे, यहाँ की जो सेल्स होती हैं इसमें बहुत सारे फिम्बरी और सीलिया पाए जाते हैं ना, सीलिया लाइक प्रोजेक्शन पाया जाता है। तो ये इसको आगे की ओर धकेलती है, जो भी ओवम होता है उसको इधर आगे की ओर क्या होती है, धकेलती है। क्लियर। तो ये आप यहाँ सेकेंडरी oocyte का स्ट्रक्चर देख रहे होंगे। तो सेकेंडरी oocyte में क्या होता है, तो ये सेकेंडरी oocyte का स्ट्रक्चर है जिसमें क्या होता है, इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलावा भी इसमें कुछ और मेम्ब्रेन पाई जाती हैं, एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं जोना पेलोसुडा। ठीक है, और यह इस तरह से एक बाहर की तरफ भी एक तरह से मेम्ब्रेन पाई जाती है जिसको हम लोग बोलते हैं कोरोना रेडिएटा। क्या बोलते हैं हम लोग, कोरोना रेडिएटा और जोना पेलोसुडा। ठीक है, तो ये कोरोना रेडिएटा और जोना पेलोसुडा क्या होती हैं, ये एग मेम्ब्रेन होती हैं। क्या होती हैं, ये एग मेम्ब्रेन होती हैं। ठीक है, और ये तो खुद सेकेंडरी oocyte की मेम्ब्रेन होती है। तो फिम्बरी व सीलिया की गति के कारण एम्पुला स्थमस जंक्शन पर पहुंच जाता है। कहाँ पर पहुंच जाता है, ये ओवम एम्पुला स्थमस जंक्शन पर, जहाँ पर शुक्राणु के साथ इनका फ्यूज़न होगा। जहाँ पर क्या होगा, स्पर्म के साथ इनका फ्यूज़न होगा एम्पुला स्थमस जंक्शन में। तो यही आसपास क्या होता है, फिर फ्यूज़न या फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं शुक्राणुओं का योग्यता जर्नल या एक्टिवेशन ऑफ स्पर्म। आगे का प्रोसेस देखते हैं कि आगे क्या होता है, किस तरह से आगे के इवेंट्स चलते हैं, उनको देखते हैं। अब कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ हमने देखा कि शुक्राणु के साथ इसका फ्यूज़न हो जाएगा कब, एम्पुला स्थमस जंक्शन पर क्या होगा, शुक्राणु के साथ फ्यूज़न हो जाएगा कि इसका, इस एग का। अब आगे देखते हैं। कुछ पॉइंट आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है, और वो पॉइंट क्या है कि ध्यान दीजिए कि निषेचन तभी होगा जब, या फिर फर्टिलाइजेशन तभी होगा जब शुक्राणु, जिसको हम लोग स्पर्म या सेकेंडरी oocyte लगभग एक ही समय पर पहुँचे। तो कहने का मतलब साइमल्टेनियसली पहुँचे 24 घंटे के अंतराल में। मीन्स क्या है, अगर ठीक है स्पर्म रिलीज़ हो रहा है, स्पर्म ठीक है रिलीज़ हो रहा है, उसी समय क्या होगा, ठीक उसी समय या 24 घंटे के अंदर भी एग को रिलीज़ होना चाहिए। ठीक, या फिर जो एग है वो रिलीज़ हो रहा है पहले, तो 24 घंटे के अंदर ठीक है क्या होना ज़रूरी है, 24 घंटे के अंदर मैटिंग होनी ज़रूरी है, और स्पर्म क्या होगा, स्पर्म एंटर करेगी और जाए एग से फ्यूज़ करेगी। ऐसा नहीं है कि ठीक है एग रिलीज़ आज हुई और ठीक है 24 घंटे के बाद या 2 दिन बाद क्या हो रहे हैं, ठीक है उनके बीच में क्या हो रही हैं, मैटिंग हो रही है, तो उनके भी स्पर्म पहुंचा, ऐसा नहीं होगा। क्लियर, ऐसे में फर्टिलाइजेशन संभव नहीं है।
तो फर्टिलाइजेशन के लिए क्या है, साइमल्टेनियसली स्पर्म को भी और एग को भी एक साथ पहुंचना बहुत ज़रूरी है। लगभग अगर 24 घंटे के अंदर दोनों पहुंचते हैं तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, और अगर 24 घंटे से ज़्यादा हुआ तो फिर या तो स्पर्म इनएक्टिव हो जाएंगे या तो एग इनएक्टिव हो जाएगी। ठीक है, ठीक है। दैट इज़ वाई ऑल कॉपुलेशन डू नॉट लीड टू प्रेगनेंसी, इसलिए ऐसा कहा जाता है। ठीक, ऐसा कहा जाता है, ऐसा बुक में लिखा हुआ भी है और कहा भी जाता है कि जितने भी कॉपुलेशन होती है या फिर जितने भी मैटिंग होती है, ठीक, जितने बार ह्यूमंस क्या करते हैं, मैटिंग करते हैं, सभी ठीक है, सभी टाइम प्रेगनेंसी, ठीक है, फीमेल प्रेग्नेंट हो ऐसी ज़रूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि उनकी टाइमिंग क्या हो सकती है, अलग अलग हो सकती है। ठीक है, मैटिंग की जो ड्यूरेशन हो सकता है या फिर स्पर्म और एग का जो एक्टिवेशन का जो इवेंट है वो अलग अलग हो सकता है। तो इसीलिए ऐसा कहा जाता है, ये वर्ड बुक में लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़ना सभी बुक में, कि ऑल कपल्सन डू नॉट लीड टू प्रेगनेंसी। तो मतलब सभी मैटिंग क्या हो से, ठीक है, फीमेल प्रेग्नेंट नहीं हो सकती है, केवल कुछ ही मैटिंग से प्रेग्नेंट हो सकती है। और उसके लिए क्या ज़रूरी है कि 24 घंटे के अंदर स्पर्म और एग का फ्यूज़न ज़रूरी है। क्लियर? तो ये सारी कुछ फैक्ट्स हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 6th पॉइंट को। ठीक है, 6वें पॉइंट को हम इस चीज़ को क्या करते हैं, नोट डाउन करते हैं। 6वें पॉइंट को देखते हैं। और 6वां पॉइंट क्या था, शुक्राणुओं का योग्यता जन्म, या फिर इसी को हम लोग बोल रहे हैं कैपेसिटेशन, या इसी को बोलते हैं एक्टिवेशन ऑफ स्पर्म। ठीक है, एक्टिवेशन ऑफ स्पर्म, कैपेसिएशन ऑफ स्पर्म। ठीक, कैपेसिएशन और एक्टिवेशन सेम है, दोनों को समानार्थी के रूप में यूज़ किया जाता है। नीट में यहाँ से पूछा गया है, ठीक है, कि एक स्पर्म का एक्टिवेशन कहाँ से होता है। तो कई बार क्वेश्चन नीट में पूछा गया है, और भी बहुत सारे एग्ज़ाम में पूछा जाता है यहाँ से क्वेश्चन, जैसे कि असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह हो गया ठीक है, और एनिमल हस्बेंड्री, इन सभी चीज़ों में क्या किया जाता है, ये सारे कंपटीशन एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो एक्टिवेशन कहाँ पर होता है, तो एक्टिवेशन कहाँ पे होता है, इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। तो द एक्ट ऑफ स्पर्म एक्टिवेशन कॉल्ड कैपेसिएशन। तो कैपेसिएशन किसको हम लोग बोल रहे हैं, तो स्पर्म के एक्टिवेशन को हम लोग क्या बोल रहे हैं, कैपेसिएशन। ठीक, क्लियर? ठीक है, स्पर्म का एक्टिवेशन क्या कहला रहा है, स्पर्म का एक्टिवेशन ही कैपेसिएशन कहला रहा है। ठीक है, और ये कैपेसिएशन कहाँ होता है, कैपेसिएशन होता है फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में। कहाँ पर होता है, फीमेल का जो जेनाइटल ट्रैक्ट होता है वहाँ पर क्या होता है, कैपेसिएशन होता है। ठीक है, क्लियर, कि कैपेसिएशन का कहाँ पे होता है, तो फीमेल के जेनाइटल ट्रैक्ट में। अब हम लोग देखते हैं आगे। ठीक है, इस क्रिया में फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में कुछ सिक्रीशंस होते हैं जो एक्रोसोम पर स्थित कोटिंग को हटा देते हैं, जिससे स्पर्म एक्टिवेट हो जाता है व एग को भेद कर या पेनिट्रेट कर सकता है। होता क्या, देखो स्पर्म की हम लोग नॉर्मल स्ट्रक्चर देखते हैं ना, तो स्पर्म का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से ये टेल होती है और ये इस तरह से स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, तो इसका जो यहाँ हेड पार्ट होता है, यहाँ पर इस तरह से क्या पाया जाता है, इस तरह से, ठीक है, एक लेयर पाया जाता है। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्रोसोम लेयर। तो ये स्पर्म जब क्या करता है, ठीक है, वजीना में एंटर करता है, तो वजीना में एंटर करने के बाद, ठीक है, जो फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट होता है ना, फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट होता है, वहाँ पर बहुत सारे सिक्रीशन होते हैं, या इसको बोल सकते हैं बहुत सारे लिक्विड्स होते हैं। वो लिक्विड क्या करते हैं, वो लिक्विड ये जो एक्रोसोम के ऊपर ये जो कोटिंग बनी है ना एक्रोसोम लेयर का, तो इसको क्या करते हैं, इसको
ये डिज़ोल्व कर देते हैं, इसको क्या करते हैं, डिज़ोल्व कर देते हैं। अब डिज़ोल्व कर देंगे तो क्या होगा, एक्रोसोम का हेड अब इस तरह से होता है, इस तरह से रहता है, यहाँ से कोटिंग हट गई है, ठीक है। तो अब ये क्या हुआ, ये एक्टिवेट हो रहता है, ये एक्टिव हो जाता है और ये इस तरह से मूव करते हुए आगे बढ़ता है और एग होता है उसको पेनिट्रेट कर देता है और इसके अंदर चला जाता है। ठीक है, समझ में आ गया ये चीज़ें। यहाँ देखो एक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो यहाँ आप देख रहे हो, यहाँ एक्रोसोम के ऊपर इस तरह से लेयर पाई जा रही हैं। ये ऊपर का जो लेयर होता है ना, यही से क्या होता है, इसी को क्या करते हैं, ये जो सिक्रीशन होते हैं लिक्विड वो भेज देते हैं, जिससे स्पर्म क्या होता है, एक्टिवेट हो जाता है। क्लियर, आपको समझ में आ गया होगा। तो हम लोग कहाँ पर एक्टिवेट होगा, ठीक है, इधर एक्टिवेट नहीं होता है, ये जो जेनेटल ट्रैक्ट होता है ना, यहाँ एंटर करता है स्पर्म, तो यहाँ पर क्या होते हैं, इधर ये एक्टिवेट हो जाते हैं। क्लियर, ओके। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, क्या फिजिकल और केमिकल चेंजेस होते हैं, ठीक है। मीन्स जब स्पर्म एंटर करता है ओवम में तो क्या फिजिकल और केमिकल चेंजेस होते हैं, देख रहे हो यहाँ, ठीक। जैसे ये एंटर करेगा यहाँ पर तो इसमें क्या क्या फिजिकल चेंजेस होंगे, ओवा में एंटर करेगा मीन्स, ठीक है, जो ये ओवा है ना, ये ओवा इधर से क्या आएगा, इधर से स्पर्म आएगा, यहाँ पर क्या है, ओवा, दोनों में फ्यूज़न होगा फेलोपियन ट्यूब में। फिर क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे, इसी चेंजेस को हमने यहाँ हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं इसको देखते हैं। तो क्या फिजिकल और केमिकल चेंजेस हो रहे हैं, फिजिकल एंड केमिकल इवेंट, भौतिक एवं रासायनिक क्रियाएं। तो सबसे पहले क्या होगा, एक्रोसोमल रिएक्शन होता है। क्या होता है, एक्रोसोमल रिएक्शन होता है। जब स्पर्म और एग आपस में संपर्क में आते हैं तो सबसे पहले एक्रोसोमल रिएक्शन होता है, ठीक है। तो यहाँ देखना सबसे पहला, ठीक है, यहाँ देखो स्पर्म किसके कांटेक्ट में आया है, एग के कांटेक्ट में। तो ये स्पर्म है, ये एग है, इसके कांटेक्ट में आया है, तो सबसे पहले एक्रोसोमल रिएक्शन देखने को मिलेगा। तो इस क्रिया में जो स्पर्म के शीर्ष पर स्थित एक्रोसोम द्वारा, ठीक है, स्पर्म लाइसिन रिलीज होते हैं, ठीक, जो सेकेंडरी ओसाइट पर स्थित अंड झिल्लियों को तोड़ने का कार्य करते हैं। हम क्या बोल रहे हैं, एक्रोसोम के हेड पर, ठीक है, एक्रोसोम में स्पर्म का जो हेड वाला पार्ट होता है ना, अपर पार्ट, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्रोसोम बोलते हैं। इसी एक्रोसोम पर क्या होता है, बहुत सारे स्पर्म लाइसिन प्रेजेंट होते हैं। ये स्पर्म लाइसिन क्या करते हैं, ये एक्रोसोम क्या रिलीज़ करता है, बहुत सारे स्पर्म लाइसिन रिलीज़ करता है। और ये स्पर्म लाइसिन जो सेकेंडरी ओसाइट पर, या जिसको हम लोग बोल रहे हैं ओहा, ठीक है, ओहम के ऊपर जो भी झिल्लियाँ होती हैं, मेम्ब्रेन होती हैं, उनको क्या करने का काम करते हैं, ब्रेक करने का काम करते हैं, तोड़ने का काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये क्या है, एक्रोसोम। ये एक्रोसोम यहाँ पर सेकेंड पहले कांटेक्ट में है, फिर एक्रोसोम क्या कर रहा है, यहाँ पर बहुत सारे, यहाँ देख रहे हो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, ठीक है, ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसी को हम लोग बोल रहे हैं स्पर्म लाइसिन। ये क्या करता है, रिलीज़ करता है। और यही हाइड्रोलाइटिक एंजाइम या स्पर्म लाइसिन क्या करता है, ये जो मेम्ब्रेन होता है ना, ज़ोना पेलोसिडा, या जो भी एग मेम्ब्रेन होते हैं, क्लियर, कोरोना रेडिएटा हमने देखा है और ज़ोना पेलोसिडा, दो मेम्ब्रेन, कौन कौन सा, कोरोना रेडिएटा और ज़ोना पेलोसिडा। तो दोनों को क्या करते हैं, दोनों को ये क्या करता है, भेद देता है, दोनों को पेनिट्रेट कर देता है, तो डिज़ोल्व कर देता है। तो यहाँ देखो डिज़ोल्व कर दिया है स्पर्म लाइसिन, ठीक है, ओके, समझ में आ गया यहाँ से। अब ये स्पर्म लाइसिन दो तरह से होते हैं, किस तरह से होते हैं, मतलब कई प्रकार के, ये लिक्विड या स्पर्म लाइसिन कई प्रकार के होते हैं। तो फर्स्ट होता है हाइलो यूरोनिडेज, ठीक है, फर्स्ट क्या होता है, हाइलो यूरोनिडेज। ये हाइलो यूरोनिडेज क्या करता है, डिज़ोल्व हाइलोरिनोनिक एसिड विच इज़ सीमेंटिंग फॉलिकल सेल्स
तो हाइलोरोनिक एसिड को क्या करता है, हाइलोयूरोनिडेज क्या करता है, डिज़ोल्व कर देता है या ब्रेक कर देता है। और हाइलोयूरेनिक एसिड क्या करता है, सीमेंटिंग मटेरियल होता है, ठीक है, फॉलिकल्स को वो जोड़ कर रखता है। सेकेंड होता है कोरोना डाइजेस्टिंग एंजाइम। तो कोरोना रेडिएटा एक मेम्ब्रेन पाई जा रही थी एग के बाहर, ओवम के बाहर, तो उसको कौन डाइजेस्ट करता है, कौन ब्रेक करता है, तो उसके लिए कोरोना डाइजेस्टिंग एंजाइम पाए जाते हैं जो कोरोना रेडिएटा मेम्ब्रेन को डिज़ोल्व कर देते हैं, ठीक है। और थर्ड एक्रोसिन, थर्ड क्या होता है, एक्रोसिन होता है जो कि जोना पेलुसिडा मेम्ब्रेन को डाइजेस्ट कर देता है, ठीक है। हमने देखा था ना कि ये अगर ओसाइट है, अंदर में क्या है, सेकेंडरी ओसाइट है, तो ये एग मेम्ब्रेन हो गई, ये एग मेम्ब्रेन थी। एग मेम्ब्रेन के अलावा ये क्या था, ये जोना पेलुसिडा, फिर इस तरह से कोरोना रेडिएटा, इस तरह से मेम्ब्रेन थी। तो अगर स्पर्म को यहाँ पहुँचना है अंदर, तो ये सबको क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा, तभी ये अंदर जाएगा और इससे क्या करेगा, फर्टिलाइजेशन करेगा। तो ये सारे चीज़ें हाइलोयूरोनिडेज, कोरोना रेडी डाइजेस्टिंग एंजाइम और एक्रोसिन ये क्या करते हैं, ये इसी मेम्ब्रेन को ब्रेक करने का या तोड़ने का काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हो आप। अब जैसे ही ब्रेक करके क्या हुआ है, ये अंदर पहुँच गया है। कहाँ पहुँच गया है, अंदर, स्पर्म अंदर पहुँच गया है दोनों को ब्रेक करके। देखते हैं कुछ चीज़ें और। एक्रोसोमल अभिक्रिया के दौरान सेकेंडरी ओसाइट की लेयर, जिसको हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन, व स्पर्म की प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक दूसरे के निकट आ जाती हैं। तो क्या क्या डिग्रेड हो चुका है, कोरोना रेडिएटा मेम्ब्रेन जो कि एक मेम्ब्रेन थी, और कौन सा, जोना पेलुसिडा, ठीक है। तो इस तरह से अब ये क्या है, सेकेंडरी ओसाइट है या ओवम है, और ये स्पर्म है, ठीक है। तो दोनों एक दूसरे के क्या आते हैं, अब निकट आ जाते हैं, ठीक है। अब इनके बीच में फर्टिलाइजेशन होगा, मतलब स्पर्म इसके अंदर एंटर कर जाएगा और फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। फर्टिलाइजेशन होने के लिए क्या होगा कि प्रॉपर टेम्परेचर, पीएच होना बहुत ज़रूरी है। ध्यान रखना, फर्टिलाइजेशन के लिए क्या क्या होना बहुत ज़रूरी है, तो प्रॉपर टेम्परेचर होना बहुत ज़रूरी है, पीएच होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, प्रॉपर पीएच। मैग्नीशियम आयन और कैल्शियम आयन बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है। बिना कैल्शियम आयन के फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, ध्यान रखना, ठीक है। कैल्शियम आयन्स फर्टिलाइजेशन के लिए बहुत ज़रूरी है, बिना कैल्शियम आयन्स के फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता, इस चीज़ को याद रखना। तो बिना कैल्शियम आयन के फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता, तो कैल्शियम आयन मस्ट है फर्टिलाइजेशन के लिए। तो ये सारे वातावरण या फिर ये सारे कंडीशन रिक्वायर होते हैं। तो यहाँ आप देखिए, तो फर्स्ट इसमें क्या हुआ, मैं यहाँ क्लियर बता दूँ आपको। तो फर्स्ट में स्पर्म और एग के बीच में कांटेक्ट हुआ। कांटेक्ट होने के बाद एक्रोसोम ने क्या किया, बहुत सारे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम किए, जिससे ये मेम्ब्रेन क्या हुआ, डिसॉल्व हो गया। थर्ड में एक्रोसोम प्रीवाइटिनल मेम्ब्रेन से रिएक्ट किया, मीन्स इस मेम्ब्रेन से। उसके बाद प्रोटीन रिसेप्टर बहुत सारे लगे हैं, तो यहाँ ये देखो फोर्थ स्टेप में प्लाज्मा मेम्ब्रेन आप स्पर्म एंड एग फ्यूज, तो यहाँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्पर्म और एग का यहाँ पे फ्यूजन हो जा रहा है, ये देखो यहाँ पर। अब ध्यान रखना केवल, ठीक है, एग स्पर्म का केवल हेड पार्ट, न्यूक्लियस पार्ट क्या होता है यहाँ पर एंटर करता है। तो ओनली और ओनली कौन सा पार्ट, ओनली और ओनली हेड पार्ट एग में एंटर करता है, बाकी इधर का पार्ट नहीं एंटर करता है। क्लियर, केवल और केवल इतना ही पार्ट एंटर करता है, इतना पार्ट, बाकी इधर का पार्ट एग में एंटर नहीं करता है। और ये जैसे ही एक स्पर्म, ध्यान रखना, जैसे ही एक स्पर्म क्या करता है, एग में एंट्री करता है, बाकी सारे जो स्पर्म होते हैं, बहुत सारे स्पर्म,
ठीक है, उनको एंटर होने नहीं दिया जाता है। क्लियर? एंटर होने नहीं दिया जाता है। कार्टिकल ग्रेन्यूल फ्यूज विथ एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन विच रेंडर इन वाइटलाइन लेयर इम्परमेबल टू स्पर्म। ठीक है, जैसे ही एक बार स्पर्म एंटर हुआ तो बाकी सारे को एंटर नहीं होने दिया जाता है, बाकी सारे स्पर्म को। ठीक है, याद रख। क्लियर? ओके, आगे देखते हैं। इसको मैं थोड़ा सा और यहाँ एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या होता है। सपोज टू बी 1 मिनट, आगे एक्सप्लेन करने से पहले थोड़ा सा मैं थोड़ा सा 1 मिनट। ओके, हाँ, मैं ये बता रहा था कि एग से क्या होता है। सपोज़ ये एग है, ठीक है, तो इस एग से बहुत सारे स्पर्म, ठीक है, बहुत सारे स्पर्म आके इस तरह से फ्यूज़ करने की कोशिश करते हैं। एक नहीं, बहुत सारे। लेकिन ये क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ एक को एंट्री होने देता है, और जैसे ही एक स्पर्म एंट्री करता है ब्लॉक कर दिया जाता है। ठीक है, मेम्ब्रेन को बहुत इस तरह से बना दिया जाता है, एग मेम्ब्रेन को हार्ड, कि और दूसरा लेयर या फिर दूसरे स्पर्म एंट्री ना कर पाए। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलीस्पर्मी ब्लॉकेज। यहाँ देखेंगे, ठीक है, स्पर्म व सेकेंडरी ओसाइट की लेयर एक दूसरे के संपर्क में आती है, तब सेकेंडरी ओसाइट की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में डीपोलराइजेशन हो जाता है। तो जैसे ही, ठीक है, फर्टिलाइजेशन होता है, स्पर्म एंट्री करता है, एंट्री करने के बाद जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ना, वो क्या होता है, एग की प्लाज्मा मेम्ब्रेन डीपोलराइज हो जाती है। और डीपोलराइज होने से क्या होता है, जो सोडियम चैनल होते हैं वो खुल जाते हैं, एग का जो सोडियम चैनल होता है वो खुल जाते हैं, ओपन हो जाते हैं। और कैल्शियम क्या होता है, सेकेंडरी ओसाइट के अंदर प्रवेश कर लेता है। कैल्शियम कहाँ पे प्रवेश करता है, सेकेंडरी ओसाइट का अंदर। ठीक है, यह डीपोलराइजेशन पॉलीस्पर्मी को रोकता है। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि पॉलीस्पर्मी को रोका जा सके। अब पॉलीस्पर्मी ब्लॉकेज क्या होता है, ठीक है, पॉलीस्पर्मी ब्लॉकेज क्या होता है, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से समझना, यहाँ पे बहुत ज़रूरी है समझना इस चीज़ को। ठीक है, तो सपोज़ करो यहाँ एक स्पर्म यहाँ पर एंट्री कर दिया, ठीक है, तो अब क्या होगा, ये जाइगोट बन गया, ठीक है, ये फर्टिलाइज हो गया, 2n हो गया। अब बाकी सारे स्पर्म को इसमें एंटर नहीं होने दिया जाता है। अब इसके लिए क्या किया जाता है, इसके लिए ये जो मेम्ब्रेन वगैरह होती है ना, इनको हार्ड, कठोर बनाया जाता है, हार्ड कर दिया जाता है। तो इसके लिए क्या होता है, जैसे ही ऐसा होता है, इंट्रैक्शन होता है, स्पर्म एंट्री करता है, मेम्ब्रेन क्या होता है, ये डीपोलराइज होता है। ये जो एक मेम्ब्रेन होती है, ये क्या होती है, ये डीपोलराइज हो जाती है, डीपोलराइज हो जाती है। डीपोलराइज होने से क्या होता है, ठीक है, सोडियम पंप खुल जाते हैं, सोडियम चैनल खुल जाते हैं और सोडियम बाहर चला जाता है। ठीक है, सोडियम क्या कहाँ चला जाता है, बाहर। और सोडियम बाहर जाने से क्या होता है, फिर कैल्शियम अंदर आ जाता है। ठीक है, बाहर से क्या आ जाता है, कैल्शियम अंदर आ जाता है। ठीक है, और जैसे ही कैल्शियम अंदर आता है क्या हो जाता है, ठीक है, ये लेयर, ये पूरा का पूरा जो लेयर है ये कठोर हो जाता है और बाकी दूसरा स्पर्म एंटर नहीं करता है। क्लियर? इस चीज़ को समझना। ठीक है, अब ये क्या बन गया है, जाइगोट बन गया है। ये क्या बन गया है, जाइगोट बन गया है। अब एक क्या याद रखना एक चीज़, अब जो ये जाइगोट बन गया है, ये अगर ये जाइगोट, मान लो ये जाइगोट क्या होता है, दो भाग में क्लीव हो जाता है, दो भाग में ये बंट जाता है। ठीक है, इस तरह से दो अलग अलग भाग में बंट जाता है। इसमें डिवीज़न नहीं हो रहा है, जाइगोट दो भाग में बंट गया, तो इससे क्या बनेंगे, इससे जुड़वा होंगे। क्या होंगे, जुड़वा। ठीक है, इससे क्या होंगे, जुड़वा। और दोनों क्या होंगे, दोनों एक जैसे दिखेंगे, दोनों एक जैसे दिखेंगे। जैसे सीता गीता वगैरह दिखते हैं ना, वैसे राम जैसे जुड़वा, दोनों जुड़वा एक जैसे दिखेंगे। ध्यान रखना, अगर इस जाइगोट में क्लीवेज, ये जाइगोट क्या हुआ है, दो भाग में डिवाइड हो गया है, तब इसको हम लोग बोलते हैं मोनोजाइगोटिक ट्विन, मोनोजाइगोटिक ट्विन।
क्लियर, क्या बोलते हैं इसको, मोनोजाइगोटिक ट्विन। और अगर ये समझ में आ गया मोनोजाइगोटिक ट्विन, ठीक है। नेक्स्ट, अगर मिस्टेक से, ठीक, ये जो एग था इसमें एक की जगह, ठीक है, अगर 2 स्पर्म हो एंटर करे तो क्या होगा, तो ये सर्वाइव ही नहीं करेगा, ये क्या करेगा, एग सर्वाइव ही नहीं करेगा, ठीक। और कभी कभी क्या होता है, फेलोपियन ट्यूब से 2 एग रिलीज हो जाती हैं, इस तरह से 2 एग, तो एक स्पर्म इसको आके फ्यूज़ करता है, इसको एक स्पर्म इसको, तो इससे क्या बनेंगे, इससे भी क्या होंगे, जुड़वा होंगे, लेकिन ये कैसे होंगे, दोनों अलग अलग दिखते हैं। तो ये एक लड़का हो सकता है, एक लड़की हो सकता है, ऐसा भी होता है। जबकि मोनोजाइगोटिक में क्या होता है, दोनों या तो लड़का होंगे या दोनों या तो लड़की होंगे। क्लियर, ओके। ठीक है, पॉलीस्पर्मी या को रोकता है, अर्थात कई शुक्राणु सेकेंडरी साइट से आकर अटैच होते हैं, लेकिन केवल एक शुक्राणु इसके भीतर प्रवेश करता है, वह अन्य प्रवेश नहीं कर पाते हैं। मतलब और भी जितने सारे स्पर्म होते हैं वो एंटर नहीं कर पाते हैं, केवल एक ही। तो देख रहे हो यहाँ बहुत सारे स्पर्म यहाँ अटैच हुए हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक एंटर करेगा, बाकी सारे एंटर नहीं करेंगे। समझ में आया यहाँ तक सभी को, ठीक है, आया होगा समझ में। पाँच मिनट और पढ़ लीजिए, 5 मिनट के बाद ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। 5 मिनट और पढ़ लेते हैं, उसके बाद 5 मिनट के बाद ये कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर, ओके, बस 5 मिनट और, ठीक। तो इसी को हम लोग ये हमने देख लिया था कार्टिकल रिएक्शन। कार्टिकल रिएक्शन को थोड़ा सा बस डिटेल में देख लेते हैं, वैसे तो हम पढ़ चुके हैं, पर थोड़ा सा और डिटेल में देख लेते हैं कार्टिकल रिएक्शन में क्या होता है। तो जैसे ही क्या होता है, शुक्राणु व सेकेंडरी ओसाइट की झिल्ली एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, सेकेंडरी ओसाइट में क्या होता है, कार्टिकल अभिक्रिया चालू हो जाती है, जिसकी वजह से सेकेंडरी ओसाइट की प्लाज्मा झिल्ली के नीचे स्थित कार्टिकल ग्रेन्यूल्स प्लाज्मा झिल्ली से अटैच हो जाते हैं, व ये ग्रेन्यूल्स कार्टिकल एंजाइम के साथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन व जोना पेलुसिला के बीच स्थित स्पेस में आ जाती है, वह पॉलीस्पर्मी को रोकती है। ठीक है, तो इस चीज़ को हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि कार्टिकल अभिक्रिया होती है, सेकेंडरी ओसाइट क्या रिलीज करती है, इसमें कार्टिकल रिएक्शन होने लगता है और ये पॉलीस्पर्मी को ब्लॉक करती हैं। तो ये चीज़ें हम देख चुके हैं, वही इसका यहाँ पर डिटेल वर्जन है। ठीक है, स्पर्म एंट्री किस तरह से होता है, तो जो सेकेंडरी ओसाइट में स्पर्म की एंट्री जहाँ से होगी वहाँ पर फर्टिलाइजेशन कोन बन जाता है। ठीक है, तो अंडे में, एग में जहाँ से एंटर करेंगे वहाँ पर क्या बन जाएगा, फर्टिलाइजेशन कोन बन जाएगा इस तरह से, या इसी को हम लोग बोलते हैं रिसेप्टिव कोन बन जाता है। तो फर्टिलाइजेशन कोन या रिसेप्टिव कोन्स का यहाँ क्या होता है, तो यहाँ देखो डायग्राम में इस तरह से ये बना है ना, इस तरह से स्ट्रक्चर, इसी को हम लोग बोल रहे हैं फर्टिलाइजेशन कोन या रिसेप्टिव कोन। ठीक है, जहाँ से स्पर्म की एंट्री सेकेंडरी ओसाइट में होती है, तो यहीं से क्या होती है, सेकेंडरी ओसाइट की एंट्री होती है। तो स्पर्म एंट्री, कार्टिकल और एक्रोसोमल रिएक्शन हो गया। लास्ट में हम लोग देखते हैं एम्फीमिक्सिस। एम्फीमिक्सिस में क्या होता है, तो जैसे ही स्पर्म क्या होता है सेकेंडरी ओसाइट में एंटर करता है, ध्यान रखना, जैसे ही, यही इम्पोर्टेंट है, जैसे ही स्पर्म सेकेंडरी ओसाइट में एंटर करता है, सेकेंडरी ओसाइट में मियोसिस सेकेंड हो जाता है। ठीक है, तो ये जो सेकेंडरी ओसाइट था ना, उसमें क्या होगा, मियोसिस सेकेंड हो जाता है, और मियोसिस सेकेंड के फलस्वरूप क्या बनता है, एक अंडाणु बनता है। ठीक है, मतलब एक ओहा बनता है और एक पोलर बॉडी बनता है। क्लियर, एक अंडाणु बनेगा और एक पोलर बॉडी, मीन्स जो सेकेंडरी ओसाइट था ना, ये डिवाइड होकर एक किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये एक छोटे एक बड़े, कुछ बड़े स्ट्रक्चर को हमने क्या बोला, ओवम बोला, और इसको हमने क्या बोल दिया, इसको हमने बोल दिया पोलर बॉडी। ठीक है, अंडाणु का प्राक केंद्रक व शुक्राणु का प्राक केंद्रक में स्थित गुणसूत्रों का संलयन होगा, जिससे उभय मिश्रण कहा जाता है। तो जो स्पर्म का क्रोमोसोम, ठीक है, स्पर्म के न्यूक्लियस का क्रोमोसोम और ओवम के न्यूक्लियस का क्रोमोसोम, दोनों क्या करते हैं, दोनों आपस में जुड़ जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं एम्फीमिक्सिस।
ठीक है। और इस प्रकार निषेचन से संपन्न होता है एवं एक द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है। इस प्रकार क्रोमो यहाँ पर फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो गया और जाइगोट बन गया। ठीक है, एम्फीमिक्सिस क्या होगा ये भी चीज़ समझ लिए, स्पर्म एंट्री कैसा। तो इस पूरे का पूरा टॉपिक कवर हो गया। अब हम लास्ट टॉपिक देखते हैं, निषेचन का महत्व, क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है फर्टिलाइजेशन का। तो फर्टिलाइजेशन से क्या होता है, डिप्लॉइडी स्थापित होती है। डिप्लॉइडी मीन्स, ठीक है, स्पर्म क्या होता है एन होता है और ओवा भी क्या होता है एन होता है, तो दोनों के फ्यूजन से डिप्लॉइड बनता है। क्लियर। फर्टिलाइजेशन से क्लीवेज की शुरुआत होती है। अब आगे हम लोग देखेंगे कि नेक्स्ट लेक्चर में कि कैसे क्लीवेज पैटर्न होता है। तो फर्टिलाइजेशन के बाद ही क्या होते हैं, क्लीवेज वगैरह स्टार्ट हो जाता है, मारूला ब्लास्टोला स्टेज। फर्टिलाइजेशन से विभिन्नताएं आती हैं। तो फर्टिलाइजेशन से क्या होता है, वेरिएशन आता है, अलग अलग टाइप का वेरिएशन आता है। फर्टिलाइजेशन सेक्स डिटर्मिनेशन में मदद होता है। तो जैसे ही जाइगोट बनता है सेक्स भी क्या होता है, डिटरमाइन हो जाता है। क्लियर। जैसे ही फर्टिलाइजेशन होता है सेक्स डिटरमाइन हो जाता है, जाइगोट बनने के साथ ही सेक्स डिटर्मिनेशन भी हो जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जिसमें निषेचन का महत्व है। अच्छा, एक चीज़ याद रखना, एक जो साइंटिस्ट है लिली, इन्होंने बताया था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट, इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझना लास्ट में ठीक है। लिली ने क्या बताया कि अंडाणु की सतह पर फर्टिलाइजिंग ग्लाइकोप्रोटीन पाया जाता है, यानी कि जो ओवा की मेम्ब्रेन पर क्या होता है, फर्टिलाइजिन पाया जाता है, फर्टिलाइजिन पाया जाता है, फर्टिलाइजिन ग्लाइकोप्रोटीन। और स्पर्म के ऊपर क्या पाया जाता है, स्पर्म के ऊपर पाया जाता है, ठीक है, एंटी फर्टिलाइजिन प्रोटीन। ठीक है, क्या, एंटी फर्टिलाइजिन प्रोटीन। ठीक है, तो इनके बीच में क्या होता है, इनके बीच में इंटरेक्शन होता है, ध्यान रखना। ठीक है, इनके बीच में क्या होता है, रिकॉग्निशन होता है या इंटरेक्शन होता है बोल सकते हैं। तभी क्या होगा, तभी शुक्राणु और अंडाणु में निषेचन होगा। ठीक है, क्लियर। इनके बीच में रिकॉग्निशन होगा तभी अंडाणु और शुक्राणु में क्या होगा, निषेचन होगा। एक चीज़ याद रखना, स्पीसीज स्पेसिफिक इंटरेक्शन या इसी को हम लोग बोलते हैं रिकॉग्निशन। तो ये होना बहुत ज़रूरी है, मीन्स, ठीक है, एक ह्यूमन का जो स्पर्म है वो, ठीक है, ह्यूमन के एग को ही फ्यूज़ कर पाएगा, ह्यूमन के एग को ही फ्यूज़ कर पाएगा। समझ रहे हो, ह्यूमन का स्पर्म ऐसा नहीं है कि बंदर को फ्यूज़ कर पाएगा या फिर किसी दूसरे को या फिर दूसरे एनिमल्स का, जैसे क्या होता है, ठीक है, आप ऊँट का स्पर्म, ठीक है, एलिफेंट को फ्यूज़ नहीं कर पाएगा, क्योंकि स्पर्म और जो एग होते हैं उनके बीच में क्या होता है, स्पीसीज स्पेसिफिक, ठीक है, जातीय प्रजातीय क्रिया होती है, स्पीसीज स्पेसिफिक इंटरेक्शन। तो एक ही स्पीसीज का स्पर्म केवल उसी स्पीसीज के मेंबर को फर्टिलाइज कर सकता है। ठीक है, ओके, समझ में आ गया होगा। तो यहाँ हमारा फर्टिलाइजेशन ख़त्म होता है। कल हम लोग इससे आगे का प्रोसेस पढ़ेंगे, इम्प्लांट कैसे होगा, जाइगोट का इम्प्लांटेशन कैसे होगा, किस तरह से डिवीज़न होगा, इस चीज़ को हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।